Hey everyone, so here we are back with another video from our chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. So अभी तक के previous video lectures के अंदर हम लोगों ने socialism वाला topic जो है वो cover कर लिया था. ठीक है, हम properly understood मतलब समझ चुके थे कि basic theme क्या थी socialism के पीछे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स दी रशिया. मतलब इधर उधर का सारा घूम घुमा के अब हम सीधा चलते हैं रशिया के ऊपर. ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हो कि रेवोल्यूशन का मतलब चेंजेस होता है. और अगर हम पर्टिकुलरली रशिया की बात करें तो ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रशिया इज़ अ कंट्री इन एशिया, है ना, जो यूरोपियन प्लेट पे भी आती है. तो इसको और ज़्यादा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाई वी नीड टू टॉक अबाउट रशिया, या ऐसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे रशिया के अंदर. ठीक है, जो इतना बड़ा मैसिव चैप्टर हमारे लिए बना देता है ना, कंपोज कर देता है. तो इधर उधर की सारी बात करके फाइनली जब हम रशिया पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ये रेवोल्यूशंस हुए थे, जब रशिया में रेवोल्यूशंस होने शुरू हुए थे, तो वहाँ पर फेब्रवरी, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था रशियन रेवोल्यूशन को आपको इम्पॉर्टेंटली 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. और इन तीनों में भी 2 पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ फेब्रवरी रेवोल्यूशन एंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन. तो जब फेब्रवरी रेवोल्यूशन होता है 1917 के अंदर, तब वहाँ की मोनार्की जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है. ठीक है, वहाँ मोनार्कियल रूल एंड हो जाता है. और उसके बाद में आपको पता है कि मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी, मतलब कि हम एक क्या कर रहे थे, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बाद में टेक ओवर कर, मतलब इसके बाद में क्या होगा, मोनार्कियल के बाद में जब यहाँ पे मोनार्की डिज़ोल्व हो जाएगी तो यहाँ पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का सेटअप हो जाता है. ठीक है, लोगों के थ्रू ही. और फिर बाद में उसके बाद में जब अक्टूबर रेवोल्यूशन आता है तो वही प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती है वो ख़त्म होकर के फिर वापस से वहाँ पे सोशलिज्म अडॉप्ट कर ली जाती है. तो एक काफ़ी बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ है एक आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना कि चलो ठीक है, मैम आपने थीम्स बता दी कि हमें फेब्रवरी रेवोल्यूशन पढ़ना है, हमें अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ना है. ये सारे थीम्स हुए हैं रशिया के अंदर, पर ये एक्चुअली होते कैसे हैं. ठीक है, तो यही पूरा मैकेनिज्म हमें समझना है. तो इसके लिए हम हर एक एक इवेंट को बहुत स्पेसिफिकली पढ़ते रहेंगे. मैंने आपको 3 रेवोल्यूशंस बताए हैं, 1905 वाला, 1917 में फेब्रवरी एंड 1917 में अगेन अक्टूबर वाला. ये 3 इंपॉर्टेंट थीम आपको 1 to 1 समझनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रशियन एम्पायर, हम 1914 की जब स्टार्ट करते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर वाले ड्यूरेशन में जब बात करते हैं, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे ये सारी चीज़ें कि वहाँ पे उस वक्त राजा थे ज़ार निकोलस सेकेंड. ठीक है, और वहाँ उस पूरे रशियन एम्पायर में अगर आप अपने वर्ल्ड मैप को भी अपने आपके बुक में एनसीईआरटीज़ में जो मैप है उसको भी अगर आप गो थ्रू करते हो तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हो कि रशिया आज भी ठीक है लार्जेस्ट कंट्री है, और उस टाइम पे रशियन एम्पायर जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा था. ठीक है, और वो उस टाइम पे रशियन एम्पायर में जो मेन रिलीजन चलता था दैट वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. इसके अलावा भी और दूसरे रिलीजन थे, पर बोलते ना कि जो डोमिनेंस था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का हुआ करता था. फाइन, सो यू हैव गॉट एन ओवरलुक कि यहाँ पे एक एब्सोल्यूट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती है. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट हिस्ट्री रिपीट्स. ठीक है, तो यही चीज़ को मैकेनिज्म को समझते हुए चलना. ठीक है, जब आपने फ्रेंच में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सारी चीज़ें पढ़ी थी वही चीज़ आपको यहाँ पर भी ध्यान देनी है. सो गॉट ए सिनेरियो कि राजा जो था वो एक रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अंदर बिलीव करता था. तो अब हमें क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम पूरी लड़ाई करवाएंगे. तो लड़ाई होती क्यों है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें रेवोल्यूशन लाना पड़ता है. तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो एक एग्रेरियन नेचर की है. एग्रेरियन नेचर की अगर मैं बात करूँ तो जो मैक्सिमम ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है. नियरली 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर के अंदर. मतलब आप आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ को कंपेयर कर लो, उनका मैक्सिमम परसेंटेज आता है 40 to 50%. पर रशिया एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसका एग्रीकल्चर में प्रोपोर्शनल शेयर होता था 85% ऑफ द पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट. तो आप समझते हो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है. और ये प्रोडक्शन करते थे खुद के लिए भी एज वेल एज फॉर दी अदर मार्केट्स मतलब एक्सपोर्ट के लिए, अदर कंट्रीज़ के लिए. अब जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आते हैं तो इनिशियली यहाँ पर केवल, मतलब अब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले ही पढ़ लिया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था. पहले इंडस्ट्रीज़ केवल लिमिटेड एरियाज़ के अंदर लिमिटेड थी. ठीक है, लिमिटेड एरियाज़ में भी लिमिटेड थी, रिमेंबर दिस. फिर उसके बाद में क्या होता है, 1890s के अंदर रेलवे का एक्सपेंशन होता है, और जैसे ही रेलवेज एक्सपैंड होती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आना स्टार्ट होता है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इसी वजह से वहाँ का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी डबल हो जाता है. एंड वी सी की जो स्टील एंड
आयरन की जो इंडस्ट्रीज़ है उनका प्रोडक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है पहले से। तो ये अच्छी चीज़ें चल रही है। 1914 की जब मैं आपको अभी का जो मैं सिनेरियो बता रही हूँ उसके अंदर क्या चीज़ आप देखने को आपको मिल रहा है कि राजा जो था मतलब एक एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ मोनार्क वहाँ पे इस्टेब्लिश था और वो इस रिलीजन को सपोर्ट करता था। पर एक्चुअली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है, लोगों के पास काम वाम तो बहुत सारा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, है ना। तो ये आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी अभी तक। पर अब धीरे धीरे क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी कैपिटलिस्ट नेचर वगैरह पढ़ा था, याद करने की समझने की कोशिश करो कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होने लगती है। आपको यहाँ से समझना है कि एग्रेरियन में कौन काम करता है, एग्रीकल्चर में कौन काम करेगा, पीजेंट्स। अब इन बेचारे पीजेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वॉज कि लाइक मानो कि फॉर एग्जांपल आई एम अ पीजेंट, तो मुझे अब वहाँ पे लोगों के पास मैं बहुत सारा प्रोडिक्शन कर रही हूँ, पर जो लैंड था दैट वाज एक्चुअली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द नोबैलिटीज़, ठीक है। तो धीरे धीरे इन लोगों ने अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए, जैसे ब्रिटिशर्स का अगर हम इसको बिल्कुल रिलेट करके पढ़ेंगे, है ना, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपने पसंद के क्रॉप्स इंडिया में कमर्शियल क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारी लैंड की फर्टिलिटी भी ख़राब होती गई, एज वेल एज जितना भी प्रॉफिट अर्न होता था वो सारा फॉरेन कंट्रीज़ में चला जाता था। तो यहाँ पर भी दो ग्रुप्स है, नोबैलिटीज़ है, ठीक है। तो नोबैलिटी क्या करता था कि वो इन पीजेंट्स से क्रॉप्स तो उगवा लेते थे, उसके बदले में इनको सैलरीज और वेजेस कम मिलता था, वर्किंग कंडीशंस तो ऑफकोर्स क्रिटिकल होती थी। वही सिमिलर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी पढ़ते हैं। जो इंडस्ट्रीज थी वो लिमिटेड थी, है ना, मतलब आप इस चीज़ के इवन इसके भी आपको आपके एनसीईआरटीज़ में इमेजेस गिवन है, आप इसमें बहुत प्रॉपर्ली देखना। मतलब पीजेंट्स के साथ जो अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स थे वो तो मतलब जो चैरिटेबल खाने वगैरह के लिए जो स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना, वहाँ पे वो अपना खाना वगैरह खाया करते थे। इंडस्ट्री में तो इतनी गंदी हालत थी कि कैपिटलिस्ट नेचर होने की वजह से अब यहाँ पर जो ओनर्स थे उनका दिमाग चल गया था कि बस हमें तो किसी भी तरह से प्रॉफिट अर्न करना है। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में वो अपने वर्कर से लॉन्ग आवर्स में वर्क करवाते थे और वेजेस भी बहुत पुअर देते थे। इवन यू नो वॉट कि जो वर्कर्स थे एक बार अगर वो इंडस्ट्रियल वगैरह में आ जाते तो उनको वापस अपने घर भी नहीं जाने दिया जाता था, उनके लिए बड़ी बड़ी डोमेट्रीज बनवा दी जाती थी और वो नीट डोमेट्रीज में खाते थे, रहते थे, और मतलब वही 2-4 घंटे सो जाओ फिर उठ करके काम करो। तो ये एक बहुत बोलते ना कि मतलब ठीक है समवेयर हमें बाहर से इकोनॉमी अच्छी दिख रही है, पर इंटरनली जब हम जा कर के सिचुएशन देखने की समझने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, ओके। और अगर हम समझते हैं तो वर्कर्स जो थे बेटा, अब अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी रहेगा, लाइक जितनी बड़ी कंट्री होती है, लाइक इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, पर यहाँ पे भी सरप्लस ऑफ लेबर है। उसी फॉर्म में क्या था, यहाँ पे रशियन सोसाइटी में भी सरप्लस ऑफ लेबर था, और सरप्लस ऑफ लेबर्स जो था वो 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे, वर्कर्स एज वेल एज दी पीजेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो माइग्रेट करके जाते हैं फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, ठीक है, माइग्रेट करके जाते हैं इन द सर्च ऑफ जॉब, वही अर्बनाइजेशन वाली चीज़ यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही वर्कर्स जाते हैं तो वर्कर्स के बीच में भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब वर्कर्स जो थे वो आपस में डिवाइडेड थे। अब डिवाइडेड क्यों बोला है समझना मैंने, कि एक पहले कोई ऑलरेडी वर्कर जो है वो विलेज से निकल के सिटी में जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको आते मतलब लोग सब आराम से मतलब इन्जॉय करते उसको बुलाते हैं कि आओ तुम्हारा वेलकम है आके काम करो, नहीं, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ सेटलमेंट ऑल्सो इनको बहुत सारे हजाज या मतलब बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते थे। और सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट इनका डिवीजन होता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। स्किल्स कैसे, जैसे आपने भी देखा होगा, है ना। अब जैसे मानो कि फॉर एग्जांपल 2 से 3 मैं बता देती हूँ, जैसे मानो कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई मेटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो मेटल वर्कर्स थे वो खुद को एरिस्टोक्रेट्स बोलते थे। अब इनका एरिस्टोक्रेट्स कहने का, खुद को कहने का ये मतलब होता था, एरिस्टोक्रेट्स मतलब क्या होता है, पहले तो जिनको नहीं पता कि एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है रिच पीपल, ठीक है। रिच पीपल मतलब राजा के बाद में जो बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह होते थे ना, उनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, राजा के बाद जो पावरफुल होते थे, ठीक है। तो ये खुद को एरिस्टोक्रेट्स कहते थे, और एरिस्टोक्रेट्स कहने के पीछे भी इनका रीज़न था कि हर कोई लोग जो था वो मेटल का काम नहीं कर सकते थे। मेटल वर्कर्स जो थे मतलब उनका काम लेबरस भी था, एज वेल एज हाई स्किल का रिक्वायरमेंट होता था। तो अब ये लोग खुद को बहुत ज़्यादा क्या समझते थे कि ओके हम जैसा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट वर्कर्स के बीच में देखा गया। 1914 तक आते आते नियरली 31% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, वर्कफोर्स जो था वो वुमेन को मतलब वुमेन उसमें इंक्लूडेड थी। पर जब बात आती थी कंपैरेटिबल के लिए, पेमेंट के लिए, तो वुमेन्स वर लेस पेड देन दी मैन। अब आप ये चीज़ तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही मत कि वुमेन को पैसा क्यों कम मिलता था, ठीक है। लाइक वी हैव स्टार्टिंगली सीन कि हम लोग एक ऐसे सोसाइटीज़ में ग्रो हुए हैं, इंडिया की भी नहीं बात करती, वर्ल्ड अगर हम ग्लोबली देखें तो वहाँ मतलब वुमेन्स जो हैं वो उन्हें लो कंसिडर किया जाता है। वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन अ मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी,
तो उसी सोसाइटी के मतलब इसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीकेशंस देखते हैं। विमेन का पॉपुलेशन मतलब लाइक इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखते हैं गाँव में, काम में बहुत ज़्यादा था, बट व्हेन इट कम्स टू पेमेंट शी वाज नॉट वेल पेड। ओके, तो ये वर्कर्स में डिवीज़न भी आपको देखने को मिल गया। उसके बाद में हम एक अगला डिवीज़न देखेंगे पीजेंट्स के अंदर। ठीक है, अब पीजेंट्स जो हैं, देखो बेटा इसमें भी वही कंडीशन है जो भी मैं पिछले से पढ़ा चुकी हूँ, मैं कंटिन्यूसली बोल चुकी हूँ। पीजेंट्स जो थे वो बहुत काम करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग काम नहीं करते थे, पर काम बहुत करने के बाद में जो एक्चुअली लैंड जो थी वो थी किसके किसके अंडर में, नोबैलिटीज़ के अंडर में। और आपको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी हम देखते हैं कि कैसे राजा का हमेशा सपोर्ट गया है नॉबल्स को, है ना। इवन अपने जो जार निकोलस है उसका तो एक्स्ट्रा ही जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी क्यों नोबैलिटीज़ को क्यों प्रेफर किया करता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज़ समझ के आ रही कि लेबर फोर्स तो कौन है, पीजेंट्स, पर एक्चुअली लैंड एम्प्लॉयड जो है वो किसके पास है, या लैंड बोलते ना ओनरशिप जो है लैंड की वो थी नोबैलिटीज़ के पास में। ठीक है, तो इसी बेसिस पे पीजेंट्स डिवाइड हो गए थे कि कुछ के पास तो ज़मीनें थी और कुछ के पास ज़मीन नहीं थी, मतलब कुछ तो वो थे सेल्फ एम्प्लॉयड और कुछ जो थे वो ओनर के अंडर में काम कर रहे थे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें जो थी वो नोबैलिटीज़ के पास थी, और वो जिस तरह से अपने राजा से खुश नहीं थे। और नोबैलिटीज़ हमेशा किसके प्रेफरेंस में चलते आए हैं, राजा के प्रेफरेंसेस में, राइट। तो इसी वजह से जो पीजेंट्स थे वो नोबैलिटीज़ को भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि इन नोबैलिटीज़ को भी क्या चाहिए था, लार्ज प्रोडक्शन, है ना। और इस लार्ज प्रोडक्शन के चलते हुए, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, हमेशा नोबैलिटीज़ ने पीजेंट्स का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन किया है। तो पीजेंट्स इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और पीजेंट्स इसीलिए हमेशा से चाहते थे, जैसे बिकॉज रशियन पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स। और ये क्यों हमेशा नोबैलिटीज़ के अगेंस्ट या क्यों हमेशा इनसे नाराज़ रहते थे, बिकॉज दे वांटेड द लैंड्स दैट वर ऑक्यूपाइड बाय दी नोबल्स। तो अब यहाँ पर बस एक पेकुलैरिटी आपको पीजेंट्स, रशियन पीजेंट्स के बारे में ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि रशिया के जो पीजेंट्स थे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे कि जो अब रशिया के पीजेंट्स थे, रशियन पीजेंट्स जो थे, उनमें एक पेकुलैरिटी थी। पेकुलैरिटी क्या थी बेटा, कि ये लोग क्या करते थे ना, कि ये कलेक्टिवली मतलब हर साल क्या करते थे ये लोग, मतलब जिसने मानो कि 10 फैमिलीज़ है तो उन्होंने अपनी अपनी लैंड पे काम किया। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट ईयर के लोग ये क्या करते थे कि अपने कम्यून के पास जाते थे, वापस से अपने लैंड को इकट्ठा करते थे, और ठीक है, अब फैमिली नीड्स के अकॉर्डिंग वापस से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। मानो किसी में टू नंबर ऑफ़ पीपल है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, तो उस अकॉर्डिंगली वापस से लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। ओके ओके, सो ये इनकी एक पेक्युलैरिटी थी जो इन्हें दूसरे और यूरोपियन पीजेंट्स से अलग करती थी। ओके, तो अब ये चीज़ आगे ध्यान रखनी है आपको, इनकी पेक्युलैरिटी ये आगे हमें पढ़नी है। तो ये चीज़ आप एक्चुअली समझ चुके हो, मतलब यहाँ पर आपको एक कम्युनल मतलब एक प्रॉपरली एक सिनेरियो दिख चुका है, इसको रिलेट करना सीखो। हम लोगों ने अभी सोशलिज्म पढ़ा था, सोशलिज्म के बाद में हम रशियन रेवोल्यूशन पे आ रहे हैं कि यूरोप के बाद में रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली क्या था। तो यहाँ पे हमने राजा का सारा सब पढ़ने के बाद में हम यहाँ की इकोनॉमी और इसको सोसाइटी को समझने वाले हैं, है ना। फ्रांस में भी जैसे आप लोगों ने पहले 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, तीनों स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अभी हमने यहाँ पे सोसाइटी के बारे में पढ़ा। तो अब सोशलिज्म यूरोप हमने जैसे पढ़ा था, वहीं पे हम सोशलिज्म इन रशिया को लिमिट करते हैं कि यहाँ पर क्या था एक्चुअली। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि बिफोर 1914, ठीक है, बिफोर 1914 तो क्या था, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अलाउड नहीं थी। राजा ने मना कर दिया था कि कोई भी किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर फ्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भी क्या हुआ था 1898 के अंदर, ठीक है, कार्ल मार्क्स के जो सपोर्टर्स थे, उसकी आइडियोलॉजी के जो सपोर्टर्स थे सोशलिस्ट, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हम इसका स्प्लिटिंग देखेंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन जो हमने पढ़ा है ना, इसका स्प्लिटिंग देखेंगे हम आगे। ठीक है, तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई जाती है 1898 में। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा ना कि मैम 1914 तक तो अलाउड ही नहीं था, तो ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनी है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली बेटा बन तो गई है, ठीक है, पर इसका जो बोलते हैं ना कि मैकेनिज्म या जो काम करना है, ठीक है, वो अभी भी इलीगल मैनर के अंदर करवाया जाता था। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी तो बन गई थी, पर पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद में क्या हुआ था, ये एक इलीगल मैनर में काम किया करती थी।
फाइन। तो सम सोशलिस्ट जो थे, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, मतलब ये एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम हो गई। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ सोशलिस्ट जो थे रशियन सोसाइटी के अंदर, उनको ऐसा लगता था कि पीजेंट्स जो हैं, ठीक है, वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं। अब क्यों नेचुरल सोशलिस्ट हैं, दिमाग में अभी मैंने रिसेंटली बताया था और बोला भी था कि ध्यान रखना, ये नेशनल सोशलिस्ट इसीलिए माने जाते थे इनके कस्टम्स और ट्रेडिशन से, कि किस तरह से ये अपने लैंड को हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये खुद को एक सोशलिज्म नेचर के मानते थे, और इन्हें इसी आइडियोलॉजी के हिसाब से इन्होंने खुद की एक अलग सी पार्टी बना दी जिसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी, जो बनी थी 1900 में। तो ये बहुत इजी सी चीज़ थी। पहले आप यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। फिर उसके बाद में यहाँ से भी, इसमें भी स्प्लिटिंग देखी जाती है। ये स्प्लिटिंग किस फॉर्म में आती है, ठीक है, कि पीजेंट्स जो है वो खुद को अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है बेटा, कि मैंने अभी क्या बोला था कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ऐसा बोलते थे कि पीजेंट्स जो हैं वो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट हैं, पर उन सोशलिस्ट के अलावा कुछ ऐसे डेमोक्रेट्स भी थे जो इस चीज़ पे कम्प्लीटली डिसएग्री करते थे, और वो ये समझते थे कि पीजेंट्स जो हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट नहीं हैं। इवन जो लेनिन था वो इस चीज़ को कम्प्लीटली अपोज करता था, और वो ये स्टेटमेंट दिया करता था कि पीजेंट्स कभी भी एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं हो सकते। अब इसके आगे क्वेश्चन लगाओ कि लेनिन ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया होगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी तो काफ़ी अच्छी थी। सी बेटा, अब लेनिन का कहना था कि फार्मर्स में भी क्या थे, वेरियस ग्रुप्स थे, कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे, है ना, हम कुछ नोबैलिटीज़ को रिस्पेक्ट किया करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो इस डिवीज़न की वजह से इसे लगता था कि मतलब, अब एक चीज़ आपको याद रखनी, तो अभी आपको एक दिमाग में आया होगा ना कि मैम पीजेंट्स अगर डिस्ट्रीब्यूटेड थे तो उस मैनर में तो वर्कर्स भी तो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना वर्कर्स की, इवन गो थ्रू या NCERTs यू विल फाइंड अ पर्टिकुलर लाइन कि पीजेंट्स जो थे वो ऑफकोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड द बेसिस ऑफ देयर सेटलमेंट्स, पर उनमें आपस में लड़ाई नहीं थी, ठीक है, आपस में लड़ाई नहीं थी। और इवन जब बात होती थी कि अपने कैपिटलिस्ट नेचर से आप लड़ो, अपने जो ओनर्स है उनसे लड़ो, तो वो लोग यूनाइटेड रिवॉल्ट करते थे, ठीक है। पर जब बात आती है पीजेंट्स की पर्टिकुलरली, तो इसमें रिच एंड पुअर होने की वजह से अगर आप रिच की पावर्स छीनोगे, उनसे उनकी ज़मीन छीनोगे, तो वो उस चीज़ को अलाउ नहीं किया करते थे। ओके, तो एक दोनों डिफ्रेंसिएशन आपको याद रखना है। तो लेनिन जो था उसको ऐसा लगता था हमेशा कि वर्कर्स तो कभी भी हो ही नहीं सकते, इसीलिए फिर इसने क्या किया, तो उसने कभी भी सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर इन पीजेंट्स को इन्वॉल्व होने नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको देखने को समझने को बहुत प्रॉपरली मिल रहा है कि किस तरह से, मतलब दो आइडियोलॉजी, जो एक पार्टी पहले सिमिलर बनी थी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो बनाई गई थी 1898 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद में 1903 में इनकी आइडियोलॉजी में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, और इनकी आइडियोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से अभी सोसाइटी में स्प्लिटिंग हो जाती है, और ये सोसाइटी में स्प्लिटिंग होती है इन द नेम ऑफ बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट हम इस चीज़ में समझने की कोशिश करेंगे कि बॉल्शेविक्स का एक्चुअली मतलब होता है मेजॉरिटी, मेंशेविक्स का एक्चुअली मतलब होता है माइनॉरिटी। बट विद टाइम हम देखने की कोशिश करते हैं कि मतलब इनकी आइडियोलॉजी जो लोगों को सपोर्ट मिला था बॉल्शेविक्स को, वो धीरे धीरे माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया था, और मेंशेविक्स का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझनी है। तो अब लिटरल मीनिंग तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी समझ लिया। यहाँ पे हेड था व्लादिमीर लेनिन, और यहाँ पे था जूलियस मार्टिन, ठीक है। अब इसको लगता था कि पार्टी जो है उसे वो एक डिसिप्लिन मैनर में चलनी चाहिए, उसमें उसको हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनकंट्रोल, अभी इसने, क्योंकि लेनिन क्या बोलता था कि कंट्रोल्ड होना चाहिए, और कंट्रोल्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि राजा क्या था, एक अनकंट्रोल्ड ऑटोक्रेट था, तो वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता था। सो ही ऑलवेज थॉट कि पार्टी शुड बी इन अ डिसिप्लिन मैनर, वो अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को कंट्रोल करे, उनको क्वालिटी एज वेल एज नंबर सबको कंट्रोल करे। जबकि वहीं पे जूलियस का क्या बोलना था कि द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जिसको आना है, जिसको अपने लिए हक के लिए लड़ाई करनी है, वो आओ और लड़ो, काइंड ऑफ। तो यहाँ से डिवीज़न हो जाता है सोसाइटी के बीच में, दैट इज़ इनटू बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 1947 के अंदर कैसे सिनेरियो था। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 रेवोल्यूशंस पढ़ने हैं, है ना। तो वो सबसे पहला रेवोल्यूशन अभी हम कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ 1905 का रेवोल्यूशन। जिसे सबसे पहला अपराइजिंग इवेंट माना जाता है रशियन सोसाइटी के अंदर। तो हम ऑलरेडी जो जो चीज़ें पढ़े, मतलब सब रिलेटेबल हो जाएगा, यहाँ पे जितना भी अब आपने पढ़ा है वो सब रिलेटेबल हो जाएगा। हमने देखा कि रशियन की सोसाइटी ऑटोक्रेटिक है, जहाँ पर ऑटोक्रेटिक मतलब समझते हो कि एक ही पर्सन के पास पावर्स होना। तो जार वो जो यहाँ पे यहाँ जो जार था, ही वॉज देन सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट, ही वॉजन सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट।
दैट मीन्स वो अपनी सोल पावर्स एंजॉय करता था और वो किसी के सामने भी आंसरेबल या लायबल नहीं था, ठीक है। और जबकि जितने भी लिबरल्स, डेमोक्रेट्स, रेवोल्यूशनरीज थे वो सब इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि राजा की पावर्स किसी ना किसी मैनर में थोड़ी बहुत कंट्रोल्ड होनी चाहिए, एंड दे ऑलवेज डिमांडेड फॉर एन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दे सपोर्टेड नेशनलिस्ट, और ये जो सारा मूवमेंट था ये सपोर्ट किया गया था थ्रू नेशनलिस्ट एंड जेडिस्ट। तो अब नेशनलिस्ट की तो बात में हमने पढ़ा था, नेशनलिस्ट कौन होते हैं, जो देशभक्त होते हैं। जेडिस्ट कौन होता है, इसको जेडिस्ट भी बोलते हैं, जेडिस्ट भी बोल सकते हो, ओके। तो ये जेडिस्ट जो थे वो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, मुस्लिम कम्युनिटी के थे, और इन्होंने इसलिए सपोर्ट किया था बिकॉज नाउ दे वांटेड कि अब ये जैसे यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, तो वो चाहते थे कि उस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अलावा भी यहाँ पे जो है इस्लाम का वो मॉडर्नाइजेशन हो। दैट इज़ वाई दे ऑल्सो वांटेड कि भाई एक मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्टेड पार्लियामेंट सा हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग 1904 आप देखने को मिलेगा कि अभी हमने देखा था ना कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम देखी है, वर्कर्स की प्रॉब्लम देखी है। तो अब ये एक ऐसा सिचुएशन होता है उस टाइम पे कि असेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती है, असेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती है। मतलब कि आज अगर आप कोई चॉकलेट 10 रुपीज़ में खरीद रहे हो और कल वो 15 रुपीज़ में मिले, है ना। तो और इसके बाद में क्या हो रहा था कि रियल वेजेस कम हो रही थी। जैसे मानो कि मेरी इनकम 1000 रुपीज़ है और मुझे कल को 700-600 पे दे दिया जाए, और जितनी जो चीज़ें मुझे खरीदने की मेरी ज़रूरत की चीज़ें वो सब महंगी हो जाए, तो ऑफकोर्स आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो और इसी चीज़ों के, जबकि एक सोसाइटी के अंदर अच्छा खासा इनकम हो रहा था, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा था, पर ये सारा वर्कर्स और पीजेंट्स को नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो 4 लोग हैं वो थोड़ा रिवॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने वर्किंग कंडीशंस के लिए या सैलरीज के लिए डिमांड करने की कोशिश करते हैं, तो इनको निकाल दिया जाता है। तो ये एक इंसिडेंट होता है आयरन वर्कर्स के बीच में कहीं पे, ठीक है। तो जब इनको निकाल दिया जाता है तो फिर क्या होता है, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर नियरली 10,000 लोग एक साथ आकर के, वर्कर्स एक साथ आकर के वो स्ट्राइक करते हैं। और उनकी बेसिक डिमांड क्या होती है कि रिमूवल ऑफ वर्क, मतलब रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, कि वो हमारा जो भी 10-12 घंटे का वर्किंग आवर आप दे रहे हो उसको 8 घंटे में रिड्यूस करो, प्रॉपरली सैलरीज दो और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको क्या लगा कि इनकी बात मानी गई होगी? बिल्कुल नहीं मानी गई होगी। राजा ने वहीं पर इनकी आवाज़ शट डाउन कर दी थी, ठीक है। तो अब ये इंसिडेंट क्या होता है फिर अब यहाँ पे कि लोगों के पास में चेंज, मतलब डिमांड थी, किसकी डिमांड की थी? चेंजेस की। चेंजेस अभी हमने देखा कि किसकी डिमांड थी, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करो, वेजेस प्रॉपर्ली दो, वर्किंग हार्स भी रिड्यूस करो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि फादर गेपॉन अपने साथ कुछ वर्कर्स को लेकर के विंटर पैलेस तक जाते हैं। विंटर पैलेस में विंटर एंजॉय करने नहीं जाते हैं, विंटर पैलेस इज द हाउस ऑफ किंग, ठीक है। तो अब ये प्रोसेशन जैसे ही पता चलता है राजा को, तो वो क्या करता है, इस प्रोसेशन के ऊपर वो अटैक करवा देता है पुलिस से। और कॉसेक इज नथिंग, मतलब जस्ट आर्मी होती है ना राजा की, जो सिपाही वगैरह होते हैं उसको ही बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने इन पर अटैक कर लिया और नियरली 100 को मार दिया गया था, 300 को इंजर कर दिया गया था। तो एक्चुअली जो अभी अब दिमाग में आता होगा ना कि मैम इसको ब्लडी संडे क्यों बोला जाता है, ठीक है। ब्लडी समझ आता है कि बहुत सारा खून खराबा हुआ था। सी एक्चुअली द डेट वॉज 22 जनवरी 1905 एज वेल एज द डे वॉज संडे। तो इस पूरे एपिसोड को फिर इन्होंने क्या किया, ब्लडी संडे के नाम से मार्क कर दिया। समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट। फिर इसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा है कि ब्लडी संडे जो है वो एक, उसे 1905 का रेवोल्यूशन क्यों माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लडी संडे तो हमें पता है कि इवेंट हो गया, पर उसे 1905 का रेवोल्यूशन क्यों मान लिया? क्योंकि इसके बाद में क्या होता है कि बेटा सीरीज ऑफ इवेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू इसके बाद में हवा में आ जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना पावर में आ जाते हैं। पूरे ऑल ओवर द कंट्री स्ट्राइक्स होती है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है, सब शट डाउन कर दी जाती है। एवरीवन, मतलब लाइक जो नहीं भी समझता है, चाहे बच्चा भी होगा छोटा, तो भी बोलेगा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। सो एवरीवन वाज विलिंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो 1905 का ये पूरा आपने देख लिया डेमोन्स्ट्रेशन। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो अब्जार है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाता है, ठीक है। उसको लगता है कि यार अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करता है कि वो इलेक्टेड पार्लियामेंट के लिए हाँ कर देता है, ठीक है। क्वासी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है कि जो भी रूल्स वगैरह होंगे वो राजा के साथ डिस्कशन करके फिर लिए जाएंगे। तो ड्यूमा का क्रिएशन होता है। ड्यूमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, ड्यूमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, फाइन। तो अब ड्यूमा, फर्स्ट ड्यूमा इलेक्ट होती है और उसको केवल कितने दिन तक चल पाती है? 75 डेज के लिए। क्यों ऐसा क्या होता है कि उसको डी इलेक्ट कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है? ऑफकोर्स वो राजा को पसंद नहीं आई होगी। सेकेंड ड्यूमा है वो 3 मंथ्स के अंदर डिसॉल्व होती है। अब ये भी 3 मंथ्स में क्यों होती है? क्योंकि ऐसे रूमर्स थे सेकेंड ड्यूमा के वक्त में कि ये राजा को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तो राजा खुद ही पहले इनको डिसॉल्व कर देता है। फिर वापस से थर्ड ड्यूमा इलेक्ट होता है और इसमें पैक कर दिया जाता है, उसमें मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो कंजर्वेटिव रिजाइम्स के होते हैं। अब याद करो कंजर्वेटिव्स हमने क्या पढ़ा था? कंजर्वेटिव्स के लिए हमने पढ़ा था कि वो राजा को सपोर्ट करते थे, ठीक है। वो किसी भी तरह, मतलब राजा के आइडियोलॉजी के साथ
प्रमोट करते थे उनको। तो इसमें कोई भी रेवोल्यूशनरीज या लिबरल्स नहीं थे, केवल और केवल कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है। और ये ऐसी ड्यूमा थी जिसने अपना पूरा मैकेनिज्म 5 साल तक प्रॉपर्ली किया है। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे डिमांड में कि मैम अगर ऐसा हुआ था कि फर्स्ट को डिसॉल्व कर दिया गया, सेकंड को डिसॉल्व कर दिया गया, तो लोग अब क्या रिवॉल्ट नहीं कर रहे थे क्या? मतलब आपको यहाँ पे एक पूरा मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत है कि अब राजा ने यहाँ थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई है। जब उसको लगा कि यार लोग मेरे अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे हैं, लोग मेरी पावर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, इस चीज़ को बहुत धीरे धीरे अपने मतलब वापस बोलते हैं ना कि अपनी पावर्स को रिस्टोर करने की कोशिश की। कभी लोगों को थोड़ी पावर्स दी, फिर लोग शांत हो गए, फिर कभी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन कहीं पे दिया, फिर लोग शांत हो गए। ओके और इस तरह से क्या होता है कि 1905 से 1914 तक का हम सिनारियो देखते हैं कि वहाँ तक सब कुछ सही चलता है। पर जैसे वर्ल्ड वॉर 1 आता है तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज बेसिक लाइक वेयर यू हैव लर्न टिल इम्पैक्ट ऑफ 1905, रेवोल्यूशन ऑफ 1905 इज कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्ल्ड वॉर 1 एंड रशियन रेवोल्यूशन, और फिर उसके बाद में दोनों टॉपिक्स हमें पढ़ने फरवरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन वाले। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।